नमस्कार, मैं हलीन कौर और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चंडीगढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता ने नड्डा का स्वागत किया। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन समेत बड़ी गिनती में कार्यकर्ता चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद वो पीजीआई के लिए रवाना हो गए। स्वास्थ्य मंत्री पीजीआई में आयोजित इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग की अध्यक्षता करने पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा रविवार को चंडीगढ़ पीजीआई में रोबोटिक सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। आज हमारे इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग है। उस इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग में बहुत से पेंडिंग प्रोग्राम्स थे। उन सारे पेंडिंग प्रोग्राम्स को पीजीआई की दृष्टि से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। और इंस्टीट्यूट बॉडी की मीटिंग में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं पीजीआई के, उसको कैसे तीव्र गति दी जाए, इस दृष्टि से एजेंडा है। उस सारे एजेंडे को कवर किया जाए। इस बीच दिल्ली के एग्जिट पोल को लेकर भी नड्डा से सवाल किया गया, लेकिन भाजपा के लिए ये एग्जिट पोल निराश करने वाला है, इसलिए शायद नड्डा ने कोई जवाब नहीं दिया। समीकरण आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी को। तो आप मैं यहाँ पर पीजीआई की बैठक के लिए आया हूँ और मैं स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से ही बातचीत कर। दिल्ली चुनावों का एग्जिट पोल सबके सामने आ गया है। अब तक सभी एग्जिट पोल में आपको बढ़त मिली है, लेकिन भाजपा और उसके समर्थक दलों को ये रास नहीं आ रहा है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एग्जिट पोल की सटीकता को लेकर सवाल उठाया है। एग्जिट पोल आपको साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ 3 ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 1-to-1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ 3 ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਜੇ then it becomes very difficult। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਆਮ ਸੇ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 35,000 ਦੀ ਲੀਡ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੀ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ टेलीविजन तो सारा कुछ सही थोड़ी होता है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल हुए मतदान में राजधानी के लोगों ने दिल खोलकर वोटिंग की। दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 67% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 65.63% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया था। इस बार मैदान में 673 प्रत्याशी हैं, जबकि पिछले साल 811 उम्मीदवार थे। सुबह मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे मतदान में तेजी देखी गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुआ और कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली। दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर महज 15 माह बाद दोबारा चुनाव करवाने पड़े। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावों में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगा मात? क्या दिल्ली में फिर दिखेगा मोदी चमत्कार या फिर अरविंद केजरीवाल करेंगे कमाल? क्या कांग्रेस के हाथ को फिर मिलेगा जनता का साथ? ये साफ होगा 10 फरवरी को। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में क्या है दिल्ली का मूड, इस रिपोर्ट में देखें। 10 फरवरी को जनता जनार्दन दिल्ली में चुन लेगी अपना भाग्य विधाता। किसे मिलेगा दिल्ली का सिंहासन, किसे मिलेगी सत्ता की कमान, इसका फैसला 10 फरवरी को होगा। लेकिन तमाम न्यूज चैनल और एजेंसियों की ओर से कराए गए सर्वे में आपको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। चुनावी सर्वे की तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सर्वे में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में चुनाव के बाद एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। अब आपको दिखाते हैं
दिल्ली का एग्जिट पोल। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे। आम आदमी पार्टी को इस सर्वे में 31 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा को 27 से 35, जबकि कांग्रेस को महज 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ ही जीत के रथ में सवार बीजेपी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रौंदते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के पहले रुझान के मुताबिक बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता हासिल करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 39 सीट पर जीत का परचम लहराकर दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 28 सीटें आने का अनुमान है तो कांग्रेस महज 3 सीटों तक सिमट कर रह गई है। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो का सर्वे भाजपा की हवा निकालने वाला है। सर्वे में आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें, जबकि भाजपा को 23 से 29 सीटें और कांग्रेस को महज 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीटीवी के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 37 सीटें, भाजपा को 29 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। एक्सिस के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 53 सीटें, भाजपा को 17 सीटें, कांग्रेस को 2, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये एग्जिट पोल के शुरुआती अनुमान है और इन अनुमानों में तब्दीली हो सकती है। चुनाव विश्लेषण में यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जितनी सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, उसे अनुमान से अधिक सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के सबसे ताजा सर्वे के रुझान अगर 10 फरवरी के नतीजों के रूप में आते हैं, तो अब मोदी सरकार के अपने 8 महीने के काम का हिसाब देने का वक्त आ गया है। एग्जिट पोल के बाद भाजपा को अफसोस होगा कि किरण बेदी पर दांव क्यों आजमाया गया। उसे अफसोस होगा कि मोदी का चेहरा लेकर वो क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतरी। अफसोस होगा कि क्यों महज चुनावी भाषणों में 8 महीने के काम को दिखाया गया, और अफसोस होगा कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद प्रदेश भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। अब उन्हें यह डर सताने लगा है कि केंद्रीय नेतृत्व के सवालों का जवाब कैसे देंगे। एग्जिट पोल आने के बाद मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी किरण बेदी ने तो यहां तक कह दिया है कि जीत हार के लिए मैं जिम्मेवार हूं। एग्जिट पोल के बाद भाजपा कार्यकर्ता बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ता हार कर भी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। नाराज कार्यकर्ता तो यह कह रहे हैं कि चुनाव तो केंद्रीय नेतृत्व ने लड़ा था। 1 दर्जन से अधिक सीटों पर बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। हालांकि अब डर सता रहा है कि कहीं पूरे संगठन में ही फेरबदल ना कर दिया जाए। केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी इस कदर है कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक तक नहीं बुलाई गई है। मैं समझती हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा। For what happens to the BJP in Delhi? Who will be that one person who takes the responsibility for what happened in Delhi? पूर्ण जिम्मेवारी मैं लूंगी, पूर्ण जिम्मेवारी मैं लूंगी, क्योंकि मेरे में विश्वास अगर डाला है उन्होंने, क्यों अगर का मतलब ही नहीं, विश्वास डाला, इतना प्यार दिया, इतना इज्जत मान दिया, इतना विश्वास दिया, मैं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी लूंगी। पूर्ण जिम्मेवारी, किसी को और कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मुझे उन्होंने पूर्ण जिम्मेवारी दी, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ मैंने उसमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। जब से मुझे जिम्मेवारी दी गई मैंने अपना हर मिनट इस काम के लिए त्यागा। लेकिन फैसला वोटर का है, वो कैसी दिल्ली चाहते हैं, विकास की ओर जाने वाली या किसी और तरीके से। जम्मू कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद राज्यसभा पहुंच गए हैं। 2 सीटों पर पीडीपी उम्मीदवार मीर मोहम्मद फैज नजीर अहमद लावे को जीत हासिल हुई है, जबकि भाजपा के शमशेर सिंह मनहास भी चुनाव जीत गए हैं। आजाद की जीत में निर्दलीय विधायक इंजीनियर अब्दुल रशीद और मोहम्मद हकीम यासिन ने मुख्य भूमिका निभाई। भाजपा और पीडीपी ने मिलकर राज्यसभा चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। चुनाव में 1 सीट पर निर्दलीय विधायकों की अहम भूमिका रही। पहली सीट पर पीडीपी उम्मीदवार मीर मोहम्मद फैज ने
56 वोट हासिल कर नेका के सजाद अहमद किचलू को हराया, तो राज्यसभा की दूसरी सीट पर मुकाबले में भाजपा के शमशेर सिंह मनहास ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम बानी को हराया। तीसरी सीट पर पीडीपी उम्मीदवार नजीर अहमद लावे 29 वोटों के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जबकि चौथी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आजाद चुनाव जीत गए। This is not my success, this is the success of the secularism of India and secularism of Jammu Kashmir, and it would have not possible had National Conference would have not supported us, had Mr. Targami and my Mr. Yasin and Mr. Engineer not supported me. So I thank on my behalf, and we will defeat any communal alliance in the state in coming future. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जीत से प्रदेश की सियासत की तस्वीर बदलने के संकेत मिले हैं। जीत को लेकर गदगद हुए आजाद का कहना है कि उनकी जीत धर्मनिरपेक्षता की जीत है। आजाद ने कहा है कि यह जीत सांप्रदायिक ताकतों की हार है। मोदी वेव पर बोलते हुए आजाद ने कहा है कि मोदी वेव एक भाजपा द्वारा बनाई हुई वेव है, जिसका उदाहरण जल्द ही दिल्ली में देखने को मिलेगा। Again, this is defeat of communal forces. Regarding us, Engineer Rashid saying that it was a U-turn by the Congress, that all of a sudden you think that was a mistake, that bottle remains not being... Well, I think let us not go into these things. Let us see at the moment that the downfall of the BJP has started from the head, that is Kashmir, and subsequently another little below the head, that is Delhi, and then it will percolate down below to the south. You think Modi wave is waning? There was no Modi wave. वहीं इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि भाजपा और बीजेपी राज्यसभा चुनावों में कामयाबी के लिए एक साथ आ सकते हैं, तो फिर जनता को राज्यपाल शासन में क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत बनाने के लिए ये साथ क्यों नहीं आ सकते। ऐसा क्यों है कि हमें इस तरह गवर्नर रूल के तहत घसीटा जा रहा है। अगर के ये राज्यसभा इलेक्शन के लिए एक साथ आ सकते हैं, और उस वक्त यही पीडीपी वाले थे जो कह रहे थे कि इलेक्शन का हम इंतज़ार नहीं कर सकते, लोगों को फ्लड का रिलीफ पहुंचाना है, यहाँ पे एक हुकूमत होनी चाहिए। अब इतने महीने हो गए, अब ये जल्दबाजी क्यों नहीं? अब कोशिशों से क्या है ना, अब अगर ये एक साथ आ सकते हैं राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, तो हुकूमत बनाने के लिए क्यों एक साथ क्यों नहीं आ सकते? अब जब ये पर्दा उतर गया है, पर्दा हट गया है, अब जब सबके सामने आ गया है कि ये लोग एक साथ हैं, तो अब खुल के आ जाएं, हुकूमत बनाएं और कम से कम हमें इस मुसीबत से निकालें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली जी। आशीष, जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस नेता जो हैं गुलाम नबी आजाद की जीत से प्रदेश की सियासत की तस्वीर बदलने के संकेत मिले हैं, और इसी के चलते अब बात यह है कि बीजेपी और पीडीपी मिलकर जो है सरकार क्यों नहीं बना रही है। राज्यसभा चुनाव जीत गई है, लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सरकार कब बनेगी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरलीन जिस तरह से कल फिर से गुलाम नबी आजाद राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि एक पिक्चर तो क्लियर हो गई है कि पीडीपी और भाजपा एक साथ है, लेकिन अभी तक सरकार बनाने का कुछ भी उन्होंने बताया नहीं है कि कब बनेगी। जबकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कल साफ कर दिया कि एनडीए की गवर्नमेंट में वो पहले भी उनके साथ थे कोalition में, और वो इस बार फिर से वो हिस्ट्री एक बार फिर से दोहराएंगे, लेकिन उन्होंने अभी ये साफ नहीं किया कि वो कब तक सरकार जो है जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं। जी आशीष, तो क्या आपकी किसी से बात हुई हो, किसी कार्यकर्ता से बात हुई हो, या क्या कहना है उनका कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? जी हाँ, जिस तरह से कल हमने मुफ्ती मोहम्मद सैयद से भी बात की, उन्होंने खुद ही कह दिया कि अब जल्दी ही आपको सरकार मिलेगी, लेकिन उन्होंने कुछ ये साफ नहीं किया कि किस
तारीख तक सरकार बन सकती है। और उनके साथ साथ हमने भाजपा से भी बात की, जो भाजपा के प्रभारी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर देखने हैं, अविनाश राय खन्ना, उन्होंने भी ये कह दिया कि हमारी बातचीत काफी आगे तक पहुंच चुकी है और अब सिर्फ अब आपको सामने हम आपको सरकार ही देंगे। अब आपको हम ये नहीं बता सकते कि कब तक बनेगी, बट आपको कुछ ही दिनों में नई सरकार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। जी आशीष यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आम जनता, आम लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? जी, आम लोग तो काफी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी सरकार बन जाए और लोगों का यही कहना है कि हमने काफी देर वेट कर लिया और यहाँ पे गवर्नर राज की वजह से काफी लोगों के कुछ ऐसे काम काज हैं जो कि सरकारी काम रुके हुए हैं। कई लोगों की जॉब्स का है जो कि गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो नई जॉब्स ओपनिंग होगी और उन लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो लोगों में काफी क्यूरियोसिटी है कि जल्दी से जल्दी सरकार बने जम्मू कश्मीर में। जी आशीष, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, उमर अब्दुल्ला भी यहाँ ये बोल रहे थे कि फ्लड्स को लेकर जो डोनेशन है उसकी भी मुद्दा वो उठा रहे थे कि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कल उमर अब्दुल्ला आए थे जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। हमने उनसे बात की सरकार को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये साफ हो चुका है कि पीडीपी और बीजेपी दोनों एक साथ हैं, जो कि हम राज्यसभा इलेक्शन में भी देख रहे हैं। तो अब इनको एक सामने आकर एक साझा सरकार जो है जम्मू कश्मीर में देनी चाहिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर को भी थोड़ी राहत मिले, क्योंकि फ्लड के कारण काफी नुकसान हुआ था जम्मू कश्मीर में और जो काफी सारे पैकेजेस हैं जो रुके हुए हैं, जो सरकार बनने का वेट कर रहे हैं। तो साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हम लोगों को ये लोग घसीट रहे हैं गवर्नर रूल में, इनको चाहिए कि फटाफट अब एक सरकार बनाएं और हम लोगों को भी ऑपोजिशन में बैठने का मौका दें। जी आशीष, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता आशीष जम्मू से, जो बता रहे थे कि बीजेपी और बीडीपी आखिर कब तक सरकार उनकी बन सकती है, कब तक आने वाले टाइम में जो है लोगों को, जम्मू के लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कल जो बात कही कि कब तक जो है लोगों को घसीटा जाएगा, तो अब देखना ये होगा कि कब बीजेपी और पीडीपी जो है मिलकर सरकार बनाती है। नशा विरोधी अभियान के तहत जिला पुलिस ने शनिवार को एंटी ड्रग्स रैली का आयोजन किया। डिग्री कॉलेज कठुआ से स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों की विशाल रैली को आईजी जम्मू जोन राजेश कुमार ने झंडी देकर रवाना किया गया। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने शहर के मुख्य मार्ग कॉलेज रोड से गर्ल्स हायर सेकेंडरी चौक, कोर्ट रोड, स्टेडियम रोड से जिला पुलिस लाइन तक पैदल मार्च कर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। इस मौके डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शकील अहमद बेग ने कहा है कि नशे का कारोबार चलाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। रैली के दौरान एसपी नीवा जैन, कठुआ डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल व स्टाफ सदस्यों के अलावा पुलिस विभाग के अफसर भी मौजूद थे। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो हमारे यंग जनरेशन है वो काफ़ी ड्रग्स की तरफ उसमें बढ़ रहे हैं और काफ़ी लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। तो उसी के चलते हमने ये मुहिम शुरू की है। आज कठुआ से इसकी शुरुआत की गई है। तो उसमें हम लोग मेनली जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। हमारे एरिया के साथ दो तो स्टेटें लगती हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, डिस्ट्रिक्ट दो लगते हैं। तो जहाँ तक बॉर्डर इतना ये हमारा खुला है, ये कहीं ना जो स्मगलर हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढ के यहाँ नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं। मेरी तो यही अपील है हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर, और जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम प्रोमिनेंट लोग, ये इनको रोकने में ये सब अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्डों के अंदर, गांव के अंदर सरपंच और पंच ये लोगों को अवेयरनेस दें। देखिए, पूरे देश के अंदर हर साल 5 लाख के करीब जो है नौजवान नशे के कारण उनकी मौत होती है और नशा जो है ये नाश का कारण है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओज इन सबको आगे आना होगा।
बिहार में मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने बगावती तेवरों के बीच शनिवार को नीतीश कुमार को एक बार फिर जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। जेडीयू के इस कदम से साफ हो गया है कि मांझी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और नीतीश जल्द ही राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच पार्टी में दरकिनार किए जा चुके मांझी ने हार नहीं मानी है। मुख्यमंत्री अपने समर्थक विधायकों के साथ नई रणनीति तय करने को नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। मांझी समर्थकों का कहना है कि वह भाजपा का समर्थन ले सकते हैं। इस बीच देर रात मांझी कैबिनेट में शामिल नीतीश समर्थक 20 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले मांझी ने 15 और मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल से सिफारिश की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की शुक्रवार को मिली सिफारिश को स्वीकार करते हुए लल्लन सिंह और पीके शाही को बर्खास्त कर दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की खट्टर सरकार को दिशाहीन करार देते हुए कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना एक राजनीतिक दुर्घटना है। उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार 100 दिन के कार्यकाल में सभी मोर्चों पर फेल रही है। हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में सरकार बने 105 दिन हो गए हैं और हर वर्ग परेशान है। कानूनन व्यवस्था बिगड़ रही है क्योंकि पुलिस को खाद और बीज बांटने का काम दिया हुआ है। किसान परेशान है। कानून व्यवस्था की जो हालत है आपको सबको मालूम है, क्योंकि पुलिस भी बहुत परेशान है, क्योंकि पुलिस का काम कानून व्यवस्था रखने का है, लेकिन ज़्यादा समय उनका थाने में खाद बंटवाने में और बीज बंटवाने में जाता है, जो कि पुलिस का काम नहीं खाद बंटाना और पुलिस करना। बिजली की स्थिति आपको मालूम है। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार आती है और दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन हरियाणा सरकार जो है वो बैकवर्ड्स उसमें जा रही है। फॉरवर्ड स्टेप्स की बजाय बैकवर्ड स्टेप्स ले रही है, क्योंकि जैसे आयु सीमा 60 वर्ष से 58 वर्ष करना, पेंशन 1,500 से घटाकर 1,200 करना। पानीपत के लघु सचिवालय शिवपुरी धाम से लौट रहे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हरीश शर्मा को बाइक पर सवार 2 बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। गोली पार्षद के बाएं पैर में लगकर आर पार हो गई और अभी तक भी पुलिस उन हमलावरों तक नहीं पहुंच पाई है। इससे पहले भी पार्षद हरीश शर्मा तहसील कैंप आते हुए हाईवे पर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे, तब भी उनके पैर फ्रैक्चर हो गया और 2 महीने के इलाज के बाद भी ठीक से चलने भी नहीं लगे थे कि फिर से हादसे का शिकार हो गए। पंजाब में नगर परिषद चुनाव 25 फरवरी को होंगे। इस संबंध में कार्यक्रम शनिवार को जारी कर दिया गया। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि प्रदेश की 123 नगर परिषदों के लिए होने वाले चुनाव में संबंधित अधिसूचना 10 फरवरी को जारी होगी। नामांकन 10 से 13 फरवरी तक होंगे। इनकी जांच 14 फरवरी को होगी। 16 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 16 को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। पंजाब में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। सेहत विभाग ने पूरे पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस रेड अलर्ट का जालंधर में कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जालंधर के दानिशमंदा में रहने वाली सीमा के बच्चों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद वो उन्हें सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां उनके टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। डॉक्टर RL बसन ने बताया है कि अभी तक स्वाइन फ्लू के 7 संदिग्ध केस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और
2 का उपचार अभी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को खिली धूप से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी आई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के तहत आज प्रदेश के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। शनिवार को समूचे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। तेज धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का उछाल पाया गया है, जिससे कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे लोगों ने कुछ हद तक राहत ली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। हिंदी समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।